प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है काल सर्प दोष। इसकी आज बहुत अधिक चर्चा है। इस पे हम अपने ज्ञान के अनुसार और जो सतगुरुओं से सीखा है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक शब्द आंशिक काल सर्प दोष है, जो कि माना ही नहीं जाता है। ये बेवजह इसकी चर्चा है। बिल्कुल इसकी काल सर्प दोष, ये भी पुरानी बुकों में इसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं है, क्योंकि कुंडली को मूल पैरामीटर से देखेंगे ही तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यदि ज्योतिष के सारे सिद्धांतों का जिसे ज्ञान नहीं है, वही केवल दोष और केवल योगों को ढूंढ करके चलता है, और उससे हम सटीक परिणाम पे नहीं पहुंच पाते हैं, न तो ज्योतिषी भी और न हम स्वयं भी पहुंच पाते हैं। तो क्या करेंगे, आइए बनता कैसे पहले ये देखें। तो यदि राहु और केतु के एक ही साइड में, या तो बाएं साइड में या दाएं साइड में, मतलब राहु और केतु जहाँ पे हो और जहाँ से ये शुरू होता है, इस प्रकार से 1 2 3 4 हम गिनना शुरू करते हैं। तो राहु से 1 से लेकर के 7 में केतु होता है, इसी बीच में सारे ग्रह आ जाएं। अथवा राहु और केतु यहाँ है, केतु से शुरू कीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक, इधर सारे ग्रह एक ही मतलब इनके बीच में ही आ जाएं, 180 अंश के अंदर ही आ जाएं, तो काल सर्प दोष बन जाता है। यह एक प्रकार से दोष होता है। इसी दोष को काल सर्प दोष की संज्ञा दी जाती है। और इसमें मैं कहूँगा कि राहु और केतु बदनाम विशेष हैं। वास्तव में सारे ग्रह एक दूसरे को पीड़ित कर देते हैं और सारे ग्रह उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, तो केवल राहु और केतु को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली को पूरे ध्यान से जब देखेंगे तो लगेगा कि सारे ग्रह ही एक दूसरे से पीड़ित हो जा रहे हैं। राहु केतु तो जो भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं वो अपना एक पहुंचाएंगे, लेकिन अन्य ग्रह एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पितृदोष के रूप में चर्चा आती है, और वो मुख्यतः जो है हमारे संतान को बाधित करती है, और हमारे जिसे वंश वृद्धि कहते हैं, तो उसमें परेशानी होती है। दूसरा, घर में शांति नहीं रहती है। तीसरा, घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, और घर में जो आर्थिक स्थिति है वो डमाडोल रहती है, और आती भी है तो पैसा बीमारियों में, अशांति में, कलह में, मारपीट में खर्च होकर नष्ट हो जाता है। वो पितृदोष का विशेष प्रभाव है। विशेष संतान संबंध में ही देखना चाहिए, कलह के संबंध में देखना चाहिए। तो आइए काल सर्प दोष को हम देखते हैं। ये चर्चा कैसे बनता है हमने देख लिया। व्याख्या के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे हमने बनाया है। तो ये 12 लग्नों में 12 प्रकार से बनेगा, एक लग्न में 12 प्रकार से बनेगा, और 12 लग्नों में 12 गुणे 12 144 प्रकार का। तो यह केवल लग्नानुसार ही बन गया। फिर नक्षत्रों आदि का ध्यान कीजिए, अर्थात ये 27 नक्षत्र हैं, तो और गुणा करिए और देखिए कितने प्रकार से काल सर्प दोष बनेगा। अतः कितने भिन्न भिन्न प्रकार से इसका परिणाम होगा। और हम कि इस दोषों पे यदि ज्योतिष करने लगें अथवा ज्योतिष सीखने लगें, तो न तो हम ज्योतिष कर पाएंगे, न ज्योतिष सीख पाएंगे, न ज्योतिष सिखा पाएंगे, न उचित मार्गदर्शन ले पाएंगे, न उचित मार्गदर्शन दे पाएंगे। इसलिए हम ज्योतिष के मूल सिद्धांतों पे ही हम रहें, तो हमारा भी भला होगा, और जो पत्रिका हम देख रहे हैं उसका भी भला होगा। आइए मूल सिद्धांतों पे देखिए, कुंडली के संबंध में जो भी विवेचन करना हो, मूल सिद्धांतों पे आइए। इस दोष को भूल भी जाते हैं, तो देखिए कैसे। लग्न को देखेंगे तो लग्न राहु केतु के कारण, राहु के यहाँ होने से राहु ये लग्न पीड़ित हुआ। गुरु है, गुरु मजबूत कर रहा है, राहु पीड़ित कर रहा है। अब देखिए शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि, यहाँ पे 10वीं दृष्टि पड़ी लग्न पर, शनि ने पीड़ित कर दिया। और राहु है ही है, जहाँ शनि की दृष्टि भी पड़ गई और नेगेटिव हो गई, गुरु भी पीड़ित हो गया। और गुरु पीड़ित हो गया तो कुंडली के 4 भावों का स्थायी कारक है, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां। इन चारों की कारकत्वों में कमी तो अकेले शनि की दृष्टि से हो गई। राहु केतु के अक्ष में पड़ने के कारण गुरु पीड़ित था, शनि की दृष्टि से गुरु और पीड़ित हो गया। तो राहु केतु ही बदनाम क्यों, शनि क्यों नहीं, देखा आपने। दूसरा देखिए शनि क्या कर रहा है इसी पोजीशन में। शनि और सूर्य को देखिए तो यहाँ पाप कर्त्री में शुक्र और बुध भी फंस जाएंगे। अब लीजिए सूर्य जो पंचमेश है, ये छठे गया तो पंचम से संबंधित समस्या निश्चित ही बताएगा। अब इस बुधादित्य योग को भूल जाइए, क्योंकि शनि की दृष्टि दोनों पे पड़ी और ये दोनों पीड़ित हो गए। निश्चित ही इनके संबंध में भी परेशानी
होगी। तीसरे भाव में ही जाने मात्र से चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा अशुभ है, तो थोड़ी बहुत राहत है। और मंगल तीसरे में शत्रु राशि का मंगल है। मंगल अब के कारकत्वों की तो वृद्धि मानी जाएगी, तो लेकिन तीसरे भाव के लिए अच्छा नहीं है। चलिए मंगल को ठीक ठाक मान लेते हैं, यहाँ से तीसरे आया, बहुत बुरा नहीं है, शरीर ठीक ठाक फिर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुरु है, मंगल है, पीड़ा होने के बाद भी सही है। लेकिन अब शिक्षा के संबंध में परेशानी यहाँ से बताएगा, और साथ में क्या बताएगा, भाग्य के संबंध में परेशानी बताएगा ही बताएगा, संतान के संबंध में तो विशेष परेशानी बताएगा। फिर भी गुरु को अति बलवान कर दिया जाएगा, सूर्यदेव की उपासना होगी, तो जैसे ही गुरु की अंतर्दशा मिली, प्रत्यंतर दशा मिली गई, संतान के योग अवश्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें देखना। अब यही गुरु को उठा करके यहाँ से इधर कर लीजिए। अभी गुरु यहाँ था, तो अब देखिए काल सर्प दोष होते हुए भी गुरु यहाँ पर एक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि राहु केंद्र में स्थित हो, यदि त्रिकोणीय से संबंध बनाता है तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो राजयोग अर्थात तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भाग्य वृद्धि राहु की दशाओं में प्राप्त होगी। तो जो गुरु की दशाओं में थोड़ी सी पीड़ा होगी, राहु की दशाओं में उत्तम फल प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु लग्न का फल करेगा और गुरु से प्रभावित होकर के फल करेगा, तो निश्चित ही ये योग प्रद स्थिति होगी। केतु की दशा आएगी तो केतु सप्तम का फल करेगा, और साथ में ये दूसरे राशि जो शुक्र की है इसका भी फल करेगा, और गुरु से प्रभावित होकर के फल करेगा। तो इस प्रकार से ये अच्छी स्थिति बन गई। तो उन सूत्रों को भी हमें ध्यान देखना है। लेकिन पीड़ा तो कहीं ना कहीं होगी, ग्रह एक ही पास सिमट जाएंगे एक दूसरे से। अब हम पीड़ा किसकी है, क्या हम चाह रहे हैं, तो उसी से संबंधित हमको इलाज करा लेना चाहिए। तो मुख्य पीड़ा संतान के संबंध में हो सकती है। यदि लग्न पीड़ित हुआ तो लग्न को ज़्यादा पीड़ा होगी। द्वितीय भाव पीड़ित हुआ, द्वितीय से अष्टम तो चोट चपेट भी लगेगा, धन आदि की हानि की भी पीड़ा हो सकती है। तीसरे और इससे हुआ तो पिता को पीड़ा हो सकती है, साथ में भाई बहनों की पीड़ा हो सकती है। राहु केतु के पंचम और एकादश से बना तो संतान को विशेष पीड़ा हो सकती है। चतुर्थ और दशम से बना तो मान पद। अब यदि केतु यहाँ होता है, राहु यहाँ होता है, राहु दशम में बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से यदि केतु यहाँ होता है और राहु यहाँ होता है, राहु एकादश का 10,000 हाथी का बल लेकर की कुंडली में राजयोग को स्थिति देने वाला हो सकता है। राहु यहाँ हो और केतु यहाँ हो के, तो राहु यहाँ छठे का राहु, 63 एकादश से राहु सूत्र लागू हो जाएगा। राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो, राहु उच्च का हो जाएगा, केतु भी उच्च का माना जाएगा। अच्छी पोजीशन होगी और राहु केतु की कोई बहुत बड़ा नुकसान उन दशाओं में नहीं होगा। हम अपने योग कारक ग्रहों को अर्थात लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को मजबूत कर लेंगे तो हमारे स्थिति में विशेष सुधार अवश्य हो जाएगा। अब आइए, यदि सुधार नहीं होने लायक ग्रह है तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ गुरु के रत्न दे देते, काफ़ी अच्छी स्थिति बन जाती हमारी। मंगल के भी रत्न संशय है, और बुध के रत्न यहाँ देने में भी संशय है। फिर भी सूर्य के रत्न देने में भी संशय है। गुरु का रत्न यहाँ था तो निश्चित दे देते, हमारा बहुत अधिक अच्छा हो जाता। अब गुरु कहीं इधर फंस गए तो क्या करिएगा। अब यहाँ स्थिति तो और बिगड़ेगी, और गुरु यदि कहीं इधर आ गए तो क्या करिएगा, तो स्थिति तो और बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पे गुरु के रत्न भी नहीं दे पाएंगे। गुरु अस्त हो गए तब तो रत्न दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, गुरु अस्त नहीं हुए तो तब रत्न देने में भी गुरु के संशय खड़े हो जाएंगे, अप्रयोग करने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे रत्न देने में भी संशय होगा तो उपाय क्या है, तब उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव जी का रुद्राभिषेक आदि। अब नासिक जाकर के ही नहीं होगा, जो बहुत अधिक धनी लोग हैं वो नासिक जाएं और रुद्राभिषेक कराएं तो उनका कल्याण होगा। जो कम धन वाले हैं वो मार्कंडेय जी जाएं तो ही उनका कल्याण हो जाएगा। जो और कम धन वाले हैं ना, वो घर के आसपास जहाँ भी शिव मंदिर मिले वहीं जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करें और बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। और राहु केतु के द्वारा जो दोष बन रहे हैं सबका शमन होगा, चंद्रमा मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, और शनिदेव भी थोड़ा सा रहम करेंगे, शिव जी की कृपा होगी। तो आप तो जानते ही मार्कंडेय जी को कैसे बचाए थे यम के पास से। तो शिव के अधीन सब कुछ है। शिव जी त्रिभुवन गुरु हैं, त्रैलोक के गुरु हैं,
अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो इसलिए शिव जी की शरण में रहिए, सारे दोषों से बहुत कुछ मुक्त हो पाएंगे। और जो योगकारी ग्रह स्थित प्लेसमेंट वाइज भी और भाव वाइज, भावेश वाइज भी योगकारी है, उससे रत्न के द्वारा मजबूत कर लीजिए। और शेष ग्रहों की जिसकी दशा चल रही हो, मान लीजिए शनि की दशा चल रही हो, क्या करेंगे? शनि के बीज मंत्रों का जाप करेंगे। 7.5 चल रही हो तो क्या करेंगे? शनि के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, शिव जी का दरबार में जाएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। नहीं कर पाते हैं स्वयं प्रणाम करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि यदि स्वयं समर्थ हैं तो स्वयं शिव जी के यहाँ जाइए और उपासना कीजिए और मंत्रों का जाप घर पर कीजिए। नियमित रहेंगे ना, बहुत अधिक लाभ होगा, सारे दोष जो है समाप्त होंगे। और ये आंशिक काल शब्द तो होता ही नहीं है। एक भी ग्रह, चंद्रमा भी यदि इससे निकल के छटक के आगे गया तो ये काल शब्द दोष यूँ ही भंग हो जाता है, इसका नाम ही नहीं लेना है। और यदि बना भी हो तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है, धनु राशि उनकी बनी है। भोजराज द्विवेदी की जो पुस्तक में कुंडली दी गई है उसमें हमने देखा है कोई विशेष परेशानी उनको नहीं हुई। छोटी सी ही अवस्था में आपने देखा कि जो है ज़मीन से आसमान पे वो पहुंच गए। परेशानी दिखी भी तो क्या दिखी, चूँकि सारे ग्रह एक दूसरे से पीड़ित हैं, तो क्या दिखा? चोट दिखा विशेष तौर से, बराबर चोटिल होते रहना। और आज देख रहे हैं कि विराट कोहली ऊंचाइयों पे पहुंचते चले जा रहे हैं। उस समय नहीं था, जितना गलत आउट सचिन तेंदुलकर हुए उतना विराट कोहली नहीं दिए जाते हैं। बहुत अधिक बार गलत फैसले का सचिन तेंदुलकर शिकार हुए, फिर भी ग्रह इधर अच्छी पोजीशन में हैं तो अपने प्रयास के बल पे। और आपने देखा होगा कि शिव जी के भक्त रहे हैं, बराबर रुद्राभिषेक आज भी वो कराते रहते हैं। मंदिर में शिव जी जाते रहते हैं, हल्दी डाल के दूध पीते रहते हैं और क्या करते हैं, बराबर मंदिर में रहते हैं। तो शाकाहारी भी हैं, तो उसका उन्होंने लाभ उठाया और अपने संघर्ष के बल पे और शिव जी के आशीर्वाद के बल पर आगे बढ़ते चले गए, सारी कठिनाइयों को जीत करके। और कितने आगे गए सारी दुनिया जानती है। आंशिक काल सर्प दोष तो वैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से और यहाँ से बना हुआ है, यहाँ पे शनि भी हैं, तो शनि छिटके हुए आंशिक काल सर्प दोष लिख तो गया है। हम भी परेशान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस चोट चपेट एक्सीडेंट विशेष परेशानी है। और दूसरे ग्रहों से परेशानी, हमने लग्नेश को काफ़ी बल दे दिया और पंचमेश को बल दे दिया, हमारी स्थिति सुधरी हुई है। और आपके सम्मुख मैं हूँ, और पढ़ने लिखने में तब भी बहुत तेज़ था और पद प्रतिष्ठा मिली ही हुई है, जितनी चाहिए उतनी थी। अब शनि अष्टम से जो बिगाड़ते हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा शनि अष्टम से क्या क्या बिगाड़ते हैं। यदि वो अकारक होकर के अष्टम में आ जाएं शनि, तो बस रगड़ के रख देते हैं। परंतु हाँ, रगड़ने के बाद बहुत कुछ अनुभव भी दे जाते हैं। यदि लग्नेश और पंचमेश बलवान हुआ तो जातक संभल जाता, आगे चले जाता है। तो धन्यवाद, और वीडियो को एक लाइक मार दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।